चलिए हम एक सवाल पास पेपर का सॉल्व करते हैं। अल्लाह का नाम लेके हमारा पहला पास पेपर है ये 2011 का सीए फाइनल क्वेश्चन। 2011 के आसपास इफरिक 1 से सवाल आना एक अनोमली होती थी, ठीक है, क्योंकि 2011 में सेट पैटर्न था कि आपके पेपर का 5 सवाल आने होते थे ऊपर नीचे। ये 2011 में उठ के आगे 17 नंबर का है। लो 17 नंबर एक ऐसी चीज के लिए जो बड़ा जिसको कहते हैं ना ऑफशोर एरिया, दूर का एरिया, एग्जाम में टेस्ट नहीं होता, 17 नंबर दे एग्जाम में, ठीक है। चलो ये सवाल है रिवॉल्यूशन मॉडल के साथ। आइए जरा अल्लाह का नाम लेके सवाल को रीड करें और सॉल्व करें, ठीक है। ये कह रही वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड हैड इंस्टॉल्ड अ प्लांट इन 2005 फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गार्बेज कलेक्टेड बाय सिविक एजेंसीज। सर हमें केएमसी वाले कचरा देंगे, हम उससे बिजली बनाएंगे, हमने प्लांट लगाया, ठीक है, 2005 में। WML हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट फॉर द अलॉटमेंट ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 10 इयर्स। गवर्नमेंट ने हमें 10 साल के लिए जमीन दी। अब देखो ये फ्री दी है जमीन, ये लीज होती अगर इसमें कंसिडरेशन का पहलू होता, अगर इसके अंदर अमाउंट दी जाती तो गवर्नमेंट से लैंड जमीन जो है वो लीज पे ली है। लेकिन सर यहाँ चूंकि गवर्नमेंट को हमने कुछ देना ही नहीं है तो इसका मतलब मैं अपनी बुक्स में जमीन को रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये जमीन दी गवर्नमेंट ने, हमने लगाना है प्लांट। प्लांट के बारे में ये कह रहे हैं कि जनाब जब आप यहाँ से छोड़ के जा रहे हो तो आपने जगह रिस्टोर करके देनी है एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट, यानी 10 साल बाद आपने ये जगह रिस्टोर करके देनी है। जमीन ले लो, लगा दो अपना प्लांट, गाड़ दो उसमें, लेकिन 10 साल बाद याद रखिए गड़ा प्लांट उठाओगे निकालोगे तो खड्डा भर के जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का इतना करके जाइए, जमीन ऐसी तुम्हें दे देते, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट प्लांट की 80 मिलियन है और हमें लगता है कि हमारे पास जो एंड पे 10 साल बाद जो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे रिस्टोरेशन ऑफ जमीन के लिए वो 10 मिलियन होगी। तो हमारी कॉस्ट है 80 मिलियन और हमारे पास सर एस्टिमेट फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट यानी डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये है सर 10 मिलियन, ठीक है। कंपनी की पॉलिसी है कि रिवॉल्यूशन मॉडल में चलती है कंपनी, ठीक है जी। हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल को 2005 को, ठीक है जी। और उस वक्त हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। अब देखिए एस्टिमेट आपको पता चल गया कि 10 मिलियन का अमाउंट है, रेट आपको पता चल गया जैसे आपने डिस्काउंटिंग करनी है, टाइम आपको पता चल गया 10 साल बाद पे करना, तो आप आराम से आप प्रेजेंट वैल्यू की कमीशन कॉस्ट निकाल सकते हो। फिर ऑन 31 मार्च 2007 यानी 31 मार्च 2007 को, यानी कि 2 साल गुजरने के बाद, मतलब इस कंपनी के जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है 31 मार्च है, तो साल शुरू होता है, तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलना शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है जी। तो हमने 1 अप्रैल 2005 को एसेट खरीदा, फिर वो कह रहे थे 31 मार्च 2007 को सर जो रिवॉल्यूशन हुई पहली दफा वो 17 मिलियन की हुई, फिर 31 मार्च 2009 को डिस्काउंट रेट चेंज हुआ, फिर 31 मार्च 2011 को जो डिसमेंटलिंग की अमाउंट 10 मिलियन 14 मिलियन की हो गई 2011 मार्च में। फिर उससे कहा यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट 10 साल है और हम स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन करते हैं, और उससे कहा 2010 तक हमने सारी अकाउंटिंग कर लिया, आपसे 2011 की अकाउंटिंग कर दी। ये हो ही नहीं सकता कि आप 2011 की अकाउंटिंग डायरेक्ट कर लें और इसके पीछे सारी की सारी चीजें आप इग्नोर कर दें, हम ना देखें, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो उससे देखा जाए तो उसमें 4 बड़े इवेंट्स हैं 4 डेट्स के ऊपर, और उन्हीं की बेसिकली आईटीआर के एग्जामिनर ने जो है ना वो एक तरीके से अकाउंटिंग मांगी है। 2005 में इस एसेट की एक्विजिशन है, ठीक है जी। सर 2007 में जो अमाउंट है एसेट रिवैल्यू हुआ है फर्स्ट टाइम, ठीक है, 2007 में रिवैल्यूएशन हुई है। फिर से हमारे पास 2009 में हमारा डिस्काउंट रेट चेंज हुआ, यानी प्रोविजन पे हिट आई है, प्रोविजन का बैलेंस चेंज हुआ डिस्काउंट रेट चेंज होने से, ठीक है। फिर से हमारे पास 2011 में 10 मिलियन जो एस्टिमेट शुरू में था वो बढ़ के 14 मिलियन हो गया डिसमेंटलिंग कॉस्ट का। 2011 में कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग चेंज हुई। तो 4 बड़े इवेंट्स हैं, ठीक है। और 2011 के उस बंदे ने आपसे अकाउंटिंग मांगी, लेकिन 11 की अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप ऊपर से सारी चीजें लेकर ना आए, ऊपर से सारी चीजों के बैलेंसेस लेकर आने पड़ेंगे 11 तक, और फिर जाके 11 की अकाउंटिंग हो पाएगी। तो सर हम अल्लाह का नाम लेके अपने इस सोल्यूशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 बराबर हिस्सों में। अगर मैं निशान लगा दूं सर इनके लिए तो 3 बराबर हिस्से होंगे मेरे पास। एक हिस्से में बनाऊंगा सर पीपी का अकाउंट, ठीक है जी। एक हिस्से में बना लेता हूं सर रिवॉल्यूशन का अकाउंट, ठीक है जी। और एक हिस्से में बना लेता हूं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहां ले लेता हूं सर मेरे पास पीपीई बैलेंस, फिर यहां मेरे पास आएगा सर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इसका बैलेंस, और फिर मेरे पास मेरे बच्चों आएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस। ये है मेरे पास 3 चीजें, ठीक है। आइए जरा अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सर इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज 80 मिलियन, गौर से देखिएगा, और 10 मिलियन का हमारे पास जो है ना वो अमाउंट है किस चीज का, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का। तो हम सर बिल्कुल नीचे जाके यहाँ पर वर्किंग करते हैं। सर हमारे पास जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है 10 मिलियन रुपए की, ये 10 साल बाद ड्यू होगी, 10 साल बाद। तो अब मुझे सूद का रेट देखना है सर, गालिबन 10% का सूद का रेट, सर हमारा सूद का रेट है 10%, पॉइंट नंबर 3 मिलियन, ठीक है। तो हम 1 + 10% रेज टू द पावर 10, तो सर 10 का प्रेजेंट वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर 10, सर ये आता है मेरे पास 3.855, ठीक है, 3.855 पक्का जी। सर मैं डे 1 के ऊपर पीपी को इस तरह रिकॉर्ड करूंगा, दैट इज 1 अप्रैल 05, ये मेरे पास है सर एक्विजिशन कॉस्ट कितने की थी 80 मिलियन, डन। फिर इसमें मैंने ऐड किया सर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट सेम डे पे 3.855, ठीक है, ये मेरे पास हो गया सर टोटल 83.855 पक्का जी। ये मेरे पास कैरिंग अमाउंट कॉस्ट है 1 अप्रैल 2005 में। इसी तरह सर यहाँ पर भी 1 अप्रैल 05 पे मेरे पास सर इनिशियल अमाउंट, इनिशियल रिकॉग्निशन ये आ गई जी 3.855, ये आ गई मेरे पास सर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डन। इसमें कोई कंफ्यूजन तो अभी पूछो इस वक्त से 1 अप्रैल 2005 में खड़े हैं ना, रिवैल्यूएशन हुई ना कोई चेंज, सिर्फ एसेट रिकॉर्ड किया, सिर्फ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिकॉर्ड किया, बस डन। बड़ी एक्स्ट्रा पानी। अच्छा उसके बाद सर ये पहली चीज हमने डन कर दी, दूसरी चीज हमने डन कर दी पॉलिसी, तीसरी चीज हमने रेट निकाल लिया, चौथी चीज आ रही है 31 मार्च 2007 से, मतलब 2007 तक तो पहले पहुंच जाओ ना। 2007 तक पहुंचने के लिए आपको उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा सर 31 मार्च 06 पे, और 31 मार्च 07 पे आपको उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा 10 सालों पे। करें तो 10 सालों में डेप्रिशिएट 83 पॉइंट डिवाइडेड बाय 10 या सर 8.3855, 8.386 कर दूं, 8.386 राउंड ऑफ कर दिया सर। 31 मार्च 2007 पे इस एसेट का बैलेंस हो चुका था 67.084, ये बैलेंस किस डेट पे 31 मार्च 2007, 2 साल में सिर्फ डेप्रिशिएट हुआ। अच्छा इस पे भी 2 साल में सिर्फ इंटरेस्ट लगा, 31 मार्च 06 पे इंटरेस्ट लगा कितना जी 10%, 3.855 मल्टीप्लाई 0.1, सर दिस वुड बी 0.3855,
अब मेरे पास सर ये हो गया जनाब 4.2405 4.2405 से सूद लगाया मैंने सर। फिर 31 मार्च 2007 पे फिर इस पे इंटरेस्ट लगा, लेकिन इंटरेस्ट ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा, ठीक है जी। 0.1 सर दिस इज 0.42405। अब मेरे पास टोटल हो गया 4.6646। ये कैरिंग अमाउंट है मेरे पास किस चीज की, प्रोविजन फॉर डिस्पेंडिंग कॉस्ट की 2007 के एंड पे, क्योंकि एक मटेरियल इवेंट 2007 के एंड पे होने वाला है। और वो है क्या, आइंदा देखते हैं। वो है जनाब एसेट का रिवैल्यूएशन। पढ़ते हैं सर जरा पॉइंट नंबर 4। ऑन 31 मार्च 2007 कंपनी ने पहली दफा एसेट को रिवैल्यू किया 70 मिलियन रुपए पे। अच्छा हमारा एसेट खड़ा 67.084 पे, आप लेके जाना चाह रहे हैं इसको सर 70 मिलियन रुपए के ऊपर, कितना आपने इसको रिवैल्यू किया होगा 70 माइनस 67.084। यहाँ तक सर मेरे पास 2.916 ये मेरे पास रिवैल्यूएशन हुई है। तो मैं इस इवेंट को इस गुलाबी मार्कर से लिख देता हूँ सर 31 मार्च 07 पे रिवैल्यूएशन हुई है 2.916 और उससे मेरे पास सर इस एसेट का बैलेंस हो गया है 70.00 ऐसा। अब रिवैल्यूएशन करने से प्रोविजन फॉर डिस्पेंडिंग कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ यहाँ अलबत्ता रिवैल्यूएशन आना शुरू हो जाएगा किस तारीख से, 31 मार्च 07 पे सर इनिशियल रिकग्निशन आ गई कितने की जनाब 2.916। डर बच्चों कोई कंफ्यूजन कोई मसला कोई प्रॉब्लम, हम 2007 के एंड पे मौजूद है। अब 2007 के एंड के बाद अगला इवेंट आ रहा है 2009 में। अब 2009 तक 2 साल है, 2 साल में एसेट को डेप्रिशिएट करना है, 2 साल में प्रोविजन पे इंटरेस्ट को करना है और 2 साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट निकालना है, वो रिटेनिंग में ले जाना। 3 काम करने, एसेट को डेप्रिशिएट, प्रोविजन फॉर डिस्पेंडिंग कॉस्ट पे इंटरेस्ट और तीसरा काम रिवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट हर साल निकालना है और रिटेनिंग में डालना है। देखते जनाब हमारे पास अब गौर से देखिएगा मेरे बच्चों 2 साल गुजर चुके हैं। अब सर मेरे पास फिर 31 मार्च 8 और 31 मार्च 9 फिर सीधा सीधा डेप्रिसिएशन को करूंगा। 2 साल हो चुके हैं, 8 साल बाकी हैं, तो 70 डिवाइडेड बाय 8 या था मेरे बच्चों 8.75 और मेरे पास ये भी आता है 8.75। सर मैं 2009 के एंड पे पहुंच गया सर, कोई मेरे पास बैलेंस आ रहा है 52.5। डर हो गया जी। अब यहां इस पे इंटरेस्ट बुक करें 31 मार्च 8 इंटरेस्ट 10% और 10% लगाएं जरा सर 4.66466 मल्टीप्लाई बाय 10% या था मेरे बच्चों 0.465 ऐसा ऐसे कर दूं। ये मेरे पास आ गया 5.1311 ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों फिर इंटरेस्ट 31 मार्च 09 फिर इंटरेस्ट 10%, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 0.1 ये मेरे पास आता है 0.15131 टोटल जी। या था मेरे पास 5.644। अब बताएं सर मेरे पास 2008 और 9 के अकाउंटिंग मैंने एसेट में भी कर दी, 2008 और 9 के अकाउंटिंग मैंने प्रोविजन में भी कर दी। 2008 और 9 में हर साल एक अमाउंट 8 से डिवाइड करके 8 साल लाइफ है ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कितना जी 2.916 डिवाइडेड बाय 8 8.3645 एक दफा लिखी 31 मार्च 2009 पे ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। भैया याद रखना ये रिटेन पे ट्रांसफर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग लाइफ से डिवाइड करके निकाला जाता है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करना, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ये डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन, सीधा सीधा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करके आप ऐसा रिटेन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गया जी 0.3645 एक दफा फिर जी सर 2.916 डिवाइडेड बाय 8 ये मेरे पास आ गया सर 2.187। अब मैं खड़ा हूं 2009 के एंड 5 से 7 पे 7 से 9 पे डन। अब बताओ मैं सारों की अकाउंटिंग कर ली, सब कुछ हमारे सामने। 2009 में डिस्काउंट रेट चेंज हो रहा है 12% हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 12%। ओके अब इंक्रीज होने से मेरे पास प्रोविजन का बैलेंस नीचे आएगा, तो काम करते हैं सर वर्किंग कर लेते हैं। मेरे पास 10 मिलियन का अमाउंट है, 4 साल एसेट को हो चुके हैं। अब 10% की जगह 12% का हिसाब किताब है और सर मेरे पास 6 साल की लाइफ बाकी, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू द पावर 6 ये आता है मेरे बच्चों 5.066। इसको मैं नाम दे रहा हूं न्यू बैलेंस ऑफ प्रोविजन। अच्छा ओल्ड बैलेंस कितना पड़ा 5.644 ऐसा जी। और यार 5.06 माइनस 5.644 सर मेरे पास आता है 0.578 का मेरे पास डिक्लाइन है, डिप है 0.578 का डिप है डिक्लाइन है। और हमने पढ़ा एसेट रिवैल्यू हो रहा होगा तो 0.578 को जो चेंज है प्रोविजन का हम उठा के रिवैल्यूएशन सरप्लस में मार देंगे, तो हम प्रोविजन को कर देंगे डेबिट 0.578 से और हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को कर देंगे क्रेडिट 0.578 से, ठीक है। मेरा बैलेंस 5.66 से कम होकर 5.06 पे जा रहा है, तो सर मैं काम 78 हम काम करें सर, इसको कम करते हैं गुलाबी मार्कर से, गुलाबी ओए होए 31 मार्च 9 जी सर मेरे पास प्रोविजन चेंज इन रेट उसका इंपैक्ट ये है कि 0.578 ये यहाँ भी डिप हुआ और सर फिर यहाँ पर 31 मार्च 2009 चेंज इन प्रोविजन कितना जी 0.578 एक जगह माइनस हुआ एक जगह ऐड हो गया, ठीक है। प्रोविजन कम हुआ यानी लायबिलिटी कम हुई तो हमारा रिवैल्यू सरप्लस यानी हमारा इनकम इंक्रीज हो गया कितना सर जी। अब बताएं टोटल क्या हिसाब किताब आ रहा है यार सर मेरे पास 5.066, ठीक है जी। इधर आ रहा है सर मेरे पास 2.187 प्लस 0.578 यार मेरे बच्चों 2.756 765। अच्छा इस पूरे एपिसोड में एसेट की वैल्यू पे रत्ती बराबर का भी चेंज नहीं आया, एसेट वैसे का वैसे यार 52.7 नथिंग चेंज, ठीक है। पीपी वैसे का वैसे यार डन। अब बढ़ते हैं हमारे पास 2009 के एंड तक हम पहुंच गए। 2009 से अब अगला आ रहा है 2011 पे, तो 2011 तक पहुंचने के लिए मुझे फिर इस एसेट को करना पड़ेगा डेप्रिशिएट। चलिए हम पहुंचते हैं 2011 पे सर मार्च 2000 31 मार्च 2009 के बाद 31 मार्च 2010 और 31 मार्च 2011 क्योंकि इसकी वैल्यू को चेंज नहीं आना, लाइफ चेंज हुई तो यहाँ डेप्रिसिएशन वही 8.75 के हिसाब से चल रहा होगा।
अब बताएं मेरे पास सर एंड में बचा कितना 52.5 माइनस 8.75 माइनस 8.75 ये मेरे बच्चों मेरे पास सीधा सीधा बचता है 35 रुपये। मैं पहुंच गया 2011 के एंड पे, ठीक है। इधर इधर आपने 12% के हिसाब से इंटरेस्ट बुक करना है, ठीक है जी। 31 मार्च 10 इंटरेस्ट एट द रेट 12%, 5.066 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये मेरे पास आता है 0.6079, ठीक है जी। ये मेरे पास आता है बेटा 5.674। फिर मैंने 31 मार्च 2011 पे मजीद इंटरेस्ट बुक करना है 12% का। अब लगाएं 12% फिर मल्टीप्लाई 0.12, ये आता है मेरे बच्चों 0.6809। मेरे पास 2011 के एंड पे प्रोविजन हो चुका है टोटल 6.3548। अब यहां भी आ जाए सर, यहां तो सीधा सीधा आपने अमाउंट ट्रांसफर करना है 31 मार्च 10 और 31 मार्च 11, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रांसफर टू रिटेन कितना जी 2.765, 6 साल की लाइफ बाकी है, डिवाइडेड बाय 6, तो हर साल 0.461 ये जाएगा रिटेन अर्निंग में, बाकी रह जाएगा कितना जी डिवाइडेड बाय, ये जाएगा सर मेरे बच्चों 1.843, ठीक है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं सर 1.843 पे मौजूद है, हम 31 दिसंबर 2011 में मौजूद है। अब वो कह रहे जी 11 पे आपने सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, प्रोविजन का बैलेंस 14 मिलियन हो गया। अब आपने प्रोविजन को बढ़ाना है जी, प्रोविजन कितना बढ़ाऊं सर, प्रोविजन 14 मिलियन का बैलेंस हो गया, 14 मिलियन डिवाइडेड बाय 12% का रेट अभी चल रहा है, रेस टू पावर 6 4 साल लगेगा ना, 6 हो गया ना, 14 डिवाइडेड बाय 1.12 रेस टू पावर 4, या था मेरे बच्चों मेरे पास 8.897, ओए भाई 8.897, अभी कितने पे हम खड़े 6.35 पे, मेरे लिए 6.3548। अब ऐसा मेरे प्रोविजन को कितना इंक्रीज करना है, या था मेरे बच्चों 2.54, ये बढ़ाना है हमने प्रोविजन, ये इंक्रीज करना है। अच्छा ये इंक्रीज करने के लिए हम करेंगे क्या, हम सर प्रोविजन को कर देंगे क्रेडिट 2.54 से, रीवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को, लेकिन सरप्लस के पास हम जाके देखेंगे 2.54 तो बैलेंस ही नहीं है, ये तो 1.843 आ रहा है, इसका मतलब 1.843 तो पूरा हो जाएगा। बाकी अमाउंट सर 0.7 के करीब, 0.699 के करीब ये जाएगी पीएनएल में, 0.699 या 0.7 ये जाएगी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम काम कर रहे हैं सर, गुलाबी मार्कर लेते हैं, 31 मार्च 2011 पे ही सर मेरे पास आ रहा है जनाब चेंज इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट, जिसकी वजह से मेरा प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है 2.54 से, एंड अल्टीमेटली आई एम रीचिंग एट सर 8.897। पर सर ये 2.54 की इंक्रीज को प्रोविजन में जब हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को डिक्रीज करेंगे तो उसमें इतनी तपड़ नहीं है। 31 मार्च 11 के एंड पे सर मेरे पास चेंज इन प्रोविजन मैक्सिमम अमाउंट दैट आई कैन चार्ज टू रीवैल्यूएशन सरप्लस इज 1483, खत्म। अच्छा बाकी का अमाउंट में कहां चार्ज कर दिया होगा, वो हमने पीएन में चार्ज कर दिया, लेकिन सबसे अच्छी बात है एसेट अपनी जगह में मस्त होकर खड़ा है, घंटा भी परवानी है कि प्रोविजन के चेंज में रीवैल्यूएशन और जो प्रोविजन की लड़ाई है वो चलती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब उससे लेके मांगे 2011 की जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो 2011 में हमने सबसे पहले क्या किया होगा, 2011 में हमने सबसे पहले बुक किया होगा डेप्रिसिएशन, 31 मार्च 2011 सारे इवेंट्स आगे सामने, हमने सबसे पहले बुक किया होगा डेप्रिसिएशन, कितने करी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 8.75, ये सर 2011 के इवेंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं सर, ये एक इवेंट आ गया 2011 का। फिर 2011 में हमने एक तो सूद बुक किया, फिर हमने चेंज एस्टिमेट भी डाला सर, हमने भी 2011 में एक तो ट्रांसफर डाला, ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 2011 में हमने चेंज एस्टिमेट डाला और फिर 2011 में हमने साथ में रिटर्निंग बैलेंस ट्रांसफर किया, तो 4 इवेंट्स टोटल। तो अंदर सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन 8.75 और फिर मेरे पास अलाउंस 8.75। फिर प्यारे बच्चों 31 मार्च को ही हमने इंटरेस्ट बुक करना है 0.6809, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 0.6809 और मेरे पास सर प्रोविजन क्रेडिट हो गया 0.6809 ऐसा। फिर मुझे याद है मेरे पास रिटेन अर्निंग में अमाउंट डालना है रिवैल्यूएशन सरप्लस से, वो मुझे नजर आया सर 0.461, तो मैंने क्या किया रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट किया 0.461 से और रिटेन अर्निंग्स को 0.461 से क्रेडिट कर दिया, डन हो गया। 3 एंट्रीज मैंने पास कर दी। अब मैंने चेंज एस्टिमेट की एंट्री पास करनी है। अब बताएं सर मेरे पास सर रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट ये एंट्री मैंने वैसे ऊपर पास कर दी है 1.843, फिर सर मेरे पास लॉस पीएल में डेबिट 0.699 और मेरे पास सर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का इंक्रीज 2.54 पक्का नहीं देख लो मेरे बच्चों, सारा साहब आपके सामने है, सब कुछ हमने कर दिया, ये सवाल अलग शुक्र ग्राउंड कर दिया, एक सब आगे बढ़ते हैं, सो देख लीजिएगा मुकम्मल सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। बस इसमें एसेट अच्छा एग्जाम में भी आपने ऐसे बनाना है, पीपी को अलग रखना है, प्रोविजन को अलग रखना है और रिवैल्यूएशन सरप्लस को आपने अलग लेके चलना है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर। नहीं बच्चे ने सवाल मुझसे पूछा सामने से कि क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस में पूरा 2.54 माइनस दिखा के बाकी का अमाउंट में दिखाना है, दिखा सकते हो। मेरे ख्याल में चूंकि आपने रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाया तो सिर्फ रिवैल्यूएशन की मूवमेंट दिखाओ 1.843 दिखाना है यहाँ पर ताकि ये बैलेंस जीरो हो जाए, ठीक है जी। थैंक यू।